मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 6 पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 6 क्या है? पार नजर के। पार नजर के अर्थात कुछ ऐसा है जिसे हम पास से नहीं देख सकते। पार नजर के जो हमारी नजरों से बहुत दूर है, जिसे हम चाहें तो ऐसे ही नहीं देख सकते। अर्थात ये हमारे आसपास की बात नहीं है, ये कहाँ की बात है? ये मंगल ग्रह की बात है। और ये जो पूरी की पूरी चैप्टर लिखा है वो किसके ऊपर लिखा है? ये एक छोटू नाम के बच्चे के ऊपर लिखा है। इस कहानी के लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं और इन्होंने जो ये कहानी लिखी है वो कहानी मराठी भाषा में लिखी है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने किया है। तो आइए हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ। ये प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में पुस्तकें लिखी हैं और इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। अंग्रेजी में द रिटर्न ऑफ वामन उनके द्वारा लिखित विज्ञान का कल्पित उपन्यास है। ये पद्म भूषण, एडमस पुरस्कार व इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। पार नजर के, इसमें एक बहुत अच्छी कहानी बताई गई है। एक छोटू नाम का बच्चा रहता है। तो देखिए कहानी में क्या होता है कि एक सुरंगनुमा रास्ता था। उस रास्ते में आम आदमी लोग नहीं जा सकते थे। मतलब ये था कि सभी लोग चाहें तो उस रास्ते से जाने की मनाही थी, जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। लेकिन छोटू जो एक छोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया, एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। मतलब जो भी लोग वहाँ पे जा पाते थे उनके पास एक सिक्योरिटी पास रहता था। यदि वो पास है तभी वो उस पास के थ्रू अंदर जा सकते थे। तो छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास धीरे से ले लिया और फिर वो सुरंग में गया। और फिर क्या होता है, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाना, फिर भी पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। छोटू ये सोचता है कि हमको तो पापा बोल देते हैं और पापा रोज उस साइड चले जाते हैं, तो पापा को तो फिर काम पे जाना होता है। रोज आना, बस उनके घर में यही बातें चलती रहती थी कि छोटू कहता रहता था अपनी मम्मी लोगों से कि पापा चले जाते हैं, हमको जाने से रोकते हैं। तो उनकी मम्मी कहती थी कि पापा को काम पे जाना पड़ता है। तो छोटू की माँ और छोटू के बीच यही बातें होती रहती थी कि वो उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता है और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे और आम आदमी को इस रास्ते से जाने की मनाही थी। इस रास्ते पर, इस सुरंगनुमा रास्ते पर कुछ ही लोग जा सकते थे और उनमें से छोटू के पापा भी एक थे कि उनको भी इस रास्ते पे जाने की परमिशन थी। अब आज क्या था, आज छुट्टी के दिन था। मतलब जिस दिन की ये बात बता रहे हैं उस दिन छुट्टी थी। तो छुट्टी के दिन क्या था, छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे। अब छोटू ने क्या सोचा, नज़र बचाई अपने घर में कि ना पापा देखे ना मम्मी देखे, और चोरी छुपे से उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंग की तरफ चल दिया। तो और ये जो पूरी कॉलोनी थी वो कहाँ थी, ज़मीन के नीचे बसी थी। मतलब ये जो जहाँ की बात हो रही है वो पूरी ज़मीन के नीचे की बात है। और ये जो सुरंगनुमा रास्ता है वहाँ पर अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था और उस बंद दरवाजे में एक खाचा बना हुआ था। छोटू खाचे में कार्ड डाला। छोटू ने उस खाचे में क्या करना पड़ता था, कार्ड डालना पड़ता था। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एटीएम कार्ड होता है कि यदि हमको अपने अकाउंट से पैसे निकालना है तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग कार्ड होता है और उसका एक पिन नंबर होता है जो सिर्फ जिसका होता है उसी को उसके बारे में पता होता है। तो ऐसे ही ये जो सिक्योरिटी कार्ड था, जिसके पास ये कार्ड होता है वही उस दरवाजे से अंदर जा सकता है। तो छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड ले लिया और जैसे ही उसने दरवाजे के खाचे में उसको डाला तो तुरंत दरवाज़ा खुल गया। अब छोटू सुरंग में प्रवेश कर गया, मतलब सुरंग के अंदर चला गया। दरवाज़ा ओपन हुआ जैसे ही तो अंदर वाले खाचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा
था उसे उसने उठा लिया और कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अब छोटू ने क्या किया, चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का उसको मौका मिला। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। कैसे? क्योंकि सुरंग में क्या था, जगह जगह पर लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। छोटू को तो केवल इतना पता था कि हमको इस कमरे के अंदर कैसे जाना है, दरवाजे के अंदर इस सिक्योरिटी पास के द्वारा हम जा सकते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे अंदर निरीक्षक यंत्र लगे हैं, मतलब कैमरे जैसे, जहाँ से उसको कोई भी वॉच कर सकता है, देख सकता है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? अब ये जो दूसरे लोग निरीक्षक यंत्र से देख रहे थे वो ये सोचने लगे कि उन्होंने छोटू की तुरंत तस्वीर खींच ली। उनको ये लगा कि ये छोटे कद का व्यक्ति कहाँ से आ गया। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब इन सारी गतिविधियों से छोटू तो अनजान था, वो आगे बढ़ा जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। अब सिपाही लोग दौड़कर आ गए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब तो छोटू की खैरियत नहीं थी, क्योंकि छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। अब छोटू के पापा क्योंकि उन्होंने पिक्चर खींच ली थी, तो छोटू के पापा ने भी उस पिक्चर को देख ली। सबको ये लगा कि ये कौन है। फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने पापा ने बोला कि छोड़ दो, अब मैं इसको समझा दूंगा। और उन्होंने बताया कि ये मेरा बेटा है, अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वो क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। अब पापा ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, ये जो ज़मीन है, ये जो क्षेत्र है जहाँ मैं काम करता हूँ, वो ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। इसीलिए तो फिर छोटू पूछता है कि पापा, फिर आप कैसे वहाँ पे जी सकते हो? तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं वहाँ पर एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। मतलब उनकी एक अलग ड्रेस होती है, स्पेस सूट होता है, उसको पहन कर ही वो वहाँ जाते हैं। उससे क्या होता है, उनको उस ड्रेस के थ्रू ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिससे वो सांस ले सकते हैं। और इसी स्पेस सूट की वजह से ठंड में वो अपने आप को बचा सकते हैं। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर चलना मुमकिन होता है। मतलब उनके पास एक स्पेस सूट होता है जिसको पहनकर उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है, और उनके पास एक खास किस्म के जूते भी होते हैं जिससे वो उधर पर चल पाते हैं। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए इनको एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब गाइड किया जाता है। अब छोटू ये सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि पापा उसी को बता रहे थे। पापा आगे बताने लगे कि एक समय था बेटा, जब क्या था कि अपने मंगल ग्रह पर, और ये सारी बातें किस ग्रह की हो रही हैं? मंगल ग्रह की हो रही हैं। एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, है ना, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। पुरखे मतलब इनके जो और भी लोग पूर्वज लोग थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में चेंजेस आने लगे, परिवर्तन आने लगे। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। ऐसे कुछ परिवर्तन हुए कि एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण भी होता है। और सूरज में जब परिवर्तन होता है, यहाँ तो सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया था, और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के मंगल ग्रह के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव सब अक्षम साबित हुए। मतलब सभी लोग इसका सामना नहीं कर पाए, केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। ये सारी बातें छोटू के पापा उसको बता रहे थे।
अब अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने क्या किया, ज़मीन के ऊपर अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे से ये लोग क्या करते थे, सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे थे। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे थे। मतलब इन लोगों ने इतने सारे यंत्रों का उपयोग किया जिसके सहारे ये यहाँ पे आसानी से जी रहे थे और यंत्र को सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए इनको बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू अब पापा की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और फिर उसने बोला कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। तो छोटू के पापा ने बोला बिल्कुल बेटा, लेकिन इसके लिए तुमको खूब पढ़ाई करना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। ऐसा उसकी माँ ने भी उसको समझाया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन ये सारी बातें उनके पापा मम्मी ने समझा दी। अब दूसरे दिन छोटू के पापा फिर से काम पर चले गए तो देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा लग रहा था। शिफ्ट ख़त्म करके जब वो घर जा रहे थे तो स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और स्क्रीन पर क्या हुआ, एक बिंदु सी झलक रही थी। तो वो बताने लगे कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा है, मतलब इधर उधर हिल रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब वो सोच रहे थे कि ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने ऐसा सोचा और उनको ये डाउट हो रहा था तो उनने ऐसा कहा। तो दूसरे लोग भी बोलते हैं कि हाँ, ऐसा डाउट तो हमें भी हो रहा है, पर अब हम इस पे बराबर ध्यान रखेंगे। छोटू के पापा और उन लोग सब सोच में डूब गए और उन लोगों ने सोचा कि क्या सचमुच ये अंतरिक्ष यान हो सकता है, और यदि ये अंतरिक्ष यान है तो कहाँ से आया होगा। सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और ऐसे कौन से ग्रह हैं जहाँ पर जीवों का अस्तित्व होगा। अब ये सब उन लोग सोच में डूब गए और सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। ये सारी बातें वो सारे लोग अंदर बैठे बैठे कर रहे थे। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। अब उन लोग ये सोचने लगे कि हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा कि देखें। अब अंतरिक्ष यान से कि आंतरिक हाथ बाहर निकला। अब क्या होता है, वो लोग इस पे पूरी निगरानी रखे हुए थे, कंप्यूटर के थ्रू देख रहे थे। तो अंतरिक्ष यान से अचानक से एक हाथ निकलता है और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अब अवलोकन जारी कर दिया, मतलब वो निरीक्षण करने लगे, देखने लगे कि कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई, क्योंकि वो हाथ ऐसा बढ़ता जा रहा था ना उसकी लंबाई। तो सभा बुलाई गई, अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, ये सब लोग बैठ के डिसाइड कर रहे थे। इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। अब ये ऐसे करके एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि सब अपने अपने मत बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। और नंबर 1 से ही क्यों पूछा गया सबसे पहले, क्योंकि कॉलोनी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो पूरी की पूरी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अब वो लोग बोलते हैं कि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है।
मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। ऐसा वो सब देख देख के अपना अपनी बातें बता रहे हैं। अब नंबर 1 की बात सही लगती है, दूसरे लोग बोलते हैं नंबर 2 के वैज्ञानिक, नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। नंबर 2 क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। वे बोले कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा है, इनके बेकार होते हुए दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। यदि हम इनको बेकार कर देंगे तो मान लीजिए दूसरे ग्रह ने इनको भेजा होगा तो वो जान जाएंगे हमारे बारे में। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अभी अवलोकन करते रहना चाहिए, मतलब इनकी जांच करते रहना चाहिए, कंटिन्यू उन पे निगरानी रखनी चाहिए। जहाँ तक हो सके तो अभी हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब नंबर 3 क्या था? नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। मतलब ये जो वहाँ के लोग थे उनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में बांट दिया गया था, सबके अलग अलग काम थे। अब उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की अचानक से घंटी बजती। अध्यक्ष ने चौंका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू पूछने लगा अपने पापा से। तो अभी नहीं बताया जा सकता, उसके पापा ने कहा कि हम दूर से ही उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उस पर हम बराबर नज़र रखे हुए हैं। हमारा ध्यान है उसके हर एक अंग पर और हमारा नियंत्रण भी है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। ये सब बातें छोटू के पापा ने छोटू से कहीं। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। ये जो है एक कंसोल है, इस पर कई बटन हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। ये देखिए, ये अंतरिक्ष यान दिख रहा है, उससे एक ये यांत्रिक हाथ निकला है और इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। वो शायद ज़मीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, मतलब मिट्टी लेने की कोशिश कर रहा था। वो सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, सिवा एक के। उनका ध्यान और कहीं था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पे, मतलब सब लोग यही चीज़ देख रहे थे, लेकिन छोटू की शरारती दिमाग, उसका ध्यान था कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने पर अपनी इच्छा को वह नहीं रोक पाया। कंसोल पर बहुत सारी बटनें थी और एक रेड कलर की बटन थी, लाल कलर की। लाल बटन पे उसकी बहुत नज़र थी। उसे लाल बटन ने देख के ऐसा लग रहा था कि बस मैं इस बटन को दबा ही दूं। और जैसे ही उसने उस बटन को दबा दिया बिना किसी से पूछे बोले, और अचानक से क्या हुआ, खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने अपने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ लगा दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में लाकर रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की जो हरकत थी वो सहसा रुक गई। सहसा मतलब अचानक रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन था, जो नासा है, उसके द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, ये जो अंतरिक्ष यान था ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा अंतरिक्ष यान था? वाइकिंग। वो अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। अब नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच में लगे थे। वो जांच कर रहे थे कि इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के कई प्रयास कर रहे थे वो। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छप गया। अखबारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे
वाइकिंग जो अंतरिक्ष यान उतरा था, जिससे हाथ निकला था, उसको दुरुस्त करने में सफलता मिल गई है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। जो पृथ्वी के वैज्ञानिक हैं वो मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं है। और ये प्रश्न पहले की तरह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।